ये बीपीएससी 1/19 सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है। पेपर 4 ये पेपर 3 है जो जीएस का है। पेपर 3 है जनरल स्टडी का, जो मार्च 2022 में इसका पेपर हुआ है। 1/19, इससे पहले हम लोग 3/19 का भी देखे थे क्वेश्चन। ये 1/19 का है, जनरल स्टडी का क्वेश्चन है। इसको आज हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ये एस सीरीज का है, जनरल स्टडी पेपर 3 आता है। 1 आवर का इसका टाइमिंग रहता है। 100 मार्क्स का है। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें रहता है। मीन्स 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ओवरऑल 100 मार्क्स का ये होता है पेपर। ये एडिशनल ये नंबर ऐड होता है मार्किंग में, तो ये कंपलसरी है। जैसे हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जो 4 पेपर है वो चारों का मार्क्स ऐड होता है, उसी पे हम लोग का मेरिट बनता है। तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ऐड नहीं होता है मार्क्स, वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है 30% का। बाकी सारा पेपर का मार्क्स ऐड होता है। तो ये जीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। जीएस 50 क्वेश्चन रहता है इसमें, 100 मार्क्स का। इसमें इंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो मेन इंस्ट्रक्शन इसमें यही है कि 50 क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें ये देखता है कि जो पेपर होता है इसका वो नो निगेटिव मार्किंग रहता है। मीन्स इसका निगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहता है इसमें। मीन्स नो निगेटिव मार्किंग रहता है इसमें। दूसरा इंस्ट्रक्शन इसमें एक और है कि जो पेन यूज करना था ओनली ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बता इंस्ट्रक्शन नहीं है, बस 2 ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। पहला कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ऑल क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। दूसरा तो पेन यूज करना है और ब्लैक या ब्लू 2 ही पेन इसमें यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, जनरल स्टडी का है, 19 का पेपर ये। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विथ रिफरेंस टू स्विमिंग पेंडुलम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि स्विंग पेंडुलम के रेफरेंस में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कौन सा इसमें करेक्ट है। तो स्विंग पेंडुलम अगर देखा जाए, स्विंग पेंडुलम का, तो इस तरह से अगर मान लिया जाए ये एसएचएम का मोशन करता है, तो इस तरह से ये मूव करता है। तो जो अगर बॉटम लेवल पे है, व्हेन द अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन इट्स बॉटम लेवल, इस बॉटम लेवल पे है। तो जब बॉटम लेवल पर आता है दैट मीन्स जो एक्स है इसका जो डिस्टेंस मूवमेंट है वो 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब एसएचएम में जो स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह से मूव करता है, यहाँ पर एक्स बराबर एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर मेरा 0 हो जाएगा। तो इसका रिलेशन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट हो गया, टॉप पॉइंट हो गया। तो एक्स बराबर ए हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर 0 होगा। तो ये बॉटम लेवल पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन और काइनेटिक एनर्जी देखना। तो काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर होता है। मीन्स बी पे डिपेंड कर रहा था। वेलोसिटी देखते हैं, तो वेलोसिटी जो होता है एसएचएम में जो वेलोसिटी होता है उसका इक्वेशन देखा जाए तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और एक्स जो है वैल्यू बॉटम लेवल पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि वेलोसिटी अगर 0 होगा तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ए इंटू ओमेगा, जो भी मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो होगा बॉटम पे वो मैक्सिमम हो जाता है, भी मैक्स हो जाता है। और वैल्यू इसका बराबर हो जाता है कितना, ए इंटू ओमेगा का। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है पोजीशन से रिलेटेड रहता है। तो पोजीशन इसका देख रहे हैं एच या एक्स कह सकते हैं। एक्स यहाँ पे बॉटम लेवल पे 0 है, तो एक्स बराबर 0 यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से 0 हो जाएगा। इस कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होगा मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। बॉटम लेवल पे मिडिल पॉइंट पे कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो वर्क डन इन द मूविंग ए बॉडी ओवर ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि वर्क डन जो है, वर्क डन है कहाँ, वर्क डन इन ए मूविंग बॉडी। वर्क डन किस में पूछ रहा है, मूविंग बॉडी में ओवर ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, मान लीजिए एंगल थीटा दिया हुआ इंक्लेशन का, इस पर कोई बॉडी है, ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड की ओर या उपरवर्ड कहीं भी मूव कर रहा है, लेकिन इसमें जो विस्कोसिटी है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, मास पे, हाइट पे या स्लोप पे। तो इसका अगर वर्क डन देखा जाए तो वर्क डन का मेरा डिफिनीशन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला देखा जाए तो एफ डॉट डी आर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है एफ डॉट डी आर। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डॉट डी आर कोस थीटा होता है। थीटा जो होता है एंगल बिटवीन जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो ये थीटा, या इसको हम फाई मान लेते हैं, क्योंकि एंगल हम लोग फाई यहाँ पे इनकरेशन मांगे तो थीटा, तो यहाँ पे इसको हम फाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बॉडी को, अगर ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे अगर मूव कर रहा है तो इधर की ओर फोर्स लगेगा, इधर डायरेक्ट डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लगेगा। इधर से और देखा जाए तो mg cos थीटा लगेगा, इधर mg sin थीटा लगेगा। ये हम थीटा मान लेते हैं। तो जो बॉडी इस पर सिर्फ ड्यू टू मास लग रहा है इसका, ड्यू टू वेट, सिर्फ वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन लगेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। तो इसमें अगर देखा जाए जो वर्क डन में जो होगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा दोनों का हो जाएगा एफ डी आर कोस 0 डिग्री। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, डी आर कितना डिस्प्लेसमेंट मेरा मान लिया जाए, टॉप पर से बॉटम पे आ गया, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसको एल मान लेते हैं, तो एल हो जाएगा, कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। अब बचा साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, मान लीजिए एच है, एल है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एल, एम जी एच बाई एल इंटू ब्रैकेट में एल से एल कैंसिल, बच गया कितना, एम जी एच। तो यहाँ पर देख लीजिए वर्क डन जो आ गया इस केस में कितना आ गया, एम जी एच। यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा जो डिपेंड कर रहा है वर्क डन मास पे डिपेंड कर रहा है और हाइट पे डिपेंड कर रहा है और स्पेसिफिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे स्लोप पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसमें से कह सकते हैं कि मास पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा, बट स्लोप पे डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह से आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई द स्मॉल लिक्विड ड्रॉप स्पेरिकल इन शेप। बोल रहा है कि जो वाई इज ए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप स्पेरिकल इन शेप, जो लिक्विड ड्रॉप होता है वो स्पेरिकल शेप किसकी वजह से होता है, तो स्पेरिकल शेप जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टीज होता है लिक्विड सरफेस का, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन से प्रॉपर्टीज होता है लिक्विड सरफेस का, जो अपना जो सरफेस एरिया है वो मिनिमाइज करने का कोशिश करता है, उसकी वजह से वो सरफेस टेंशन, इसके वजह से वो जो लिक्विड ड्रॉप है वो स्पेरिकल शेप में आ जाता है। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए कॉनकेव मिरर विल फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। एक इनमें से किस केस में पूछ रहा है कि कॉनकेव मिरर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेज कब बनता है, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर देखा जाए तो इस तरह से मिरर होता है, इसका बाहरी है जो फेस्ट है पेंटेड रहता है, तो इसमें वर्चुअल इमेज कब बनेगा, फोकस पे अगर है तो फोकस पे ही बनता है इमेज, फोकस पे है तो फोकस पे ही बनता है, लेकिन यहाँ पे फोकस पे ही बनता है। बट अगर फोकस और पोल के बीच में अगर है मेरा कोई इमेज, तो इसका जो बनेगा वो वर्चुअल बनता है और बॉडी ये इसके अंदर बनता है। दैट मीन्स वर्चुअल बनता है और इरेक्टेड बनता है, मीन्स वर्चुअल और इरेक्टेड उसका उल्टा साइड में बनता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कब होगा, पोल और ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन पोल और फोकस के बीच में रहेगा। पोल और फोकस के बीच में जब रहता है ऑब्जेक्ट, तो ही मेरा इसका इमेज जो वर्चुअल और इरेक्टेड बनता है किसमें, कॉनकेव मिरर। दैट इज सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो फ्यूज होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो क्या होता है, इसका लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब फ्यूज जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो किस चीज़ का बना होता है, वो लीड प्लस टीन का मिक्स मेटल होता है जिसके तरह बना होता है फ्यूज। और इसका जो रेजिस्टिविटी होता है काफ़ी हाई होता है, मीन्स हाई रेजिस्टिविटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट दैट इज इसका सी। एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये लीड प्लस टीन का बना हुआ होता है फ्यूज तार। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के रेफरेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में इसमें कौन सा गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इसमें से कौन सा जो लाइन है वो गलत दिया हुआ है, वो देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। दो प्रॉपर्टीज जो दो मैग्नेटिक लाइन्स होता है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, तो ये मेरा सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इमर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है नेवर इमर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है वो कभी एक दूसरे में इमर्ज नहीं होता, ये भी मेरा सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं, एक कर्व होता है, तो ये मेरा गलत दिया हुआ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन मीट टू फॉर्म ए क्लोज लूप, सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो इनसाइड में अगर मैग्नेट के इनसाइड में अगर इसका लाइन देखा जाए तो इस तरह से मूव करता है, और आउटसाइड में देखा जाए तो इस तरह से एक क्लोज लूप बनाता है।
इस मैग्नेट की बाहर में ये नॉर्थ टू साउथ मूव करता है, नॉर्थ टू साउथ मूव करता है, और इनसाइड में ये साउथ टू नॉर्थ मूव करता है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है आउटसाइड में, और इनसाइड में जो मूव करता है मैग्नेट का वो करता है साउथ से नॉर्थ की ओर। तो इस तरह से इसका आंसर अगर देख लिए तो मेरा सी जो है वो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट इज सी। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव करंट। बोल रहा है किसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो करेक्ट आर द करेक्ट स्टेटमेंट कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करने बोल रहा है, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, मीन्स एसी और डीसी में कंपेयर कर रहा है, कंपेयर करने बोल रहा है, और इसमें कौन सही है और कौन गलत है वो पूछ रहा है। स्टेटमेंट देखते हैं, एसी इज़ फ्री फ्रॉम वोल्टेज फ्लैक्चुएशन इन कंपेरिजन टू डीसी। एसी जो होता है वोल्टेज फ्लैक्चुएशन से फ्री रहता है, ये गलत है, क्योंकि एसी में ही वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होता है, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करने के लिए, बट डीसी में नहीं होता। तो इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है एसी इज़ फ्री फ्रॉम फ्लैक्चुएशन इन कंपेरिजन टू डीसी, तो गलत हो गया, क्योंकि एसी में होता है और डीसी में नहीं, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विथ मिनिमम पावर लॉसेज। एसी को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मिनिमम लॉसेज, तो ये मेरा सही हो गया। इन द कॉन्ट्रास्ट विथ एसी डीसी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज। इन कॉन्ट्रास्ट विथ एसी डीसी कैन नॉट बी यूज फॉर हाई वोल्टेज। डीसी को हम हाई वोल्टेज के लिए नहीं यूज कर सकते इन कंपेयर टू एसी, ये भी सही है, क्योंकि एसी को ही हम लोग हाई वोल्टेज में यूज कर सकते हैं, डीसी को नहीं कर सकते, दैट इज ये भी सही होगा। नेक्स्ट क्या है, इन द कॉन्ट्रैक्ट विथ एसी डीसी कैन नॉट बी रन थ्रू ए ट्रांसफॉर्मर। सही, एसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मर में रन करा सकते हैं बट डीसी को नहीं कर सकते हैं, तो ये भी मेरा सही है, डीसी कैन नॉट बी रन थ्रू ए ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट है, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ एसी डीसी कैन नॉट बी यूज इन द मेटल प्लेटिंग एप्लीकेशन। एक इन कॉन्ट्रैक्ट विथ एसी डीसी कैन नॉट बी यूज, नहीं कैन नॉट नहीं, ये यूज कर सकते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विथ एसी डीसी को हम लोग यूज कर सकते हैं, मीन्स डीसी को यूज कर सकते हैं, कैन नॉट नहीं ये यूज कर सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मीन्स 1 3 2 3 4 5, तो ये कैन नॉट नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया, कैन नॉट नहीं, इसको यूज कर सकते हैं, मीन्स डीसी को यूज कर सकते हैं, तो 2 3 4 इसमें सिर्फ सही होगा। इस तरह से अगर इसका आंसर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, 2 3 4, दैट इज डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गामा रे इज इनकरेक्ट। गामा रे के रेफरेंस में इसमें से कौन गलत है, तो गामा रे ट्रेवल इन ए वैक्यूम विथ द स्पीड ऑफ लाइट। गामा रे, जो गामा रे है वो ट्रेवल करता है वैक्यूम इन स्पीड ऑफ लाइट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो गामा रे का जो ट्रैवलिंग स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये मेरा सही है, सबसे ज़्यादा होता है गामा रे का ट्रैवलिंग इन द वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। सबसे ज़्यादा गामा रे हैव द लिस्ट पेनिट्रेशन पावर। गामा रे का पेनिट्रेशन पावर लिस्ट नहीं, सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स हाई लिस्ट नहीं, हाई पेनिट्रेशन पावर होता है। गामा रे का जो पेनिट्रेशन पावर होता है सबसे ज़्यादा होता है। लिस्ट किसका होता है, तो अल्फा रे का होता है, अल्फा रे का जो होता है सबसे कम होता है, तो इस तरह से मेरा ये गलत स्टेटमेंट। गामा रे हैव द लिस्ट इन आयोनाइजेशन पावर, ये भी सही है। गामा रे आर न्यूट्रल, गामा रे पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता, तो मेरा स्टेटमेंट मेरा एक सही है, 3 सी सही है और डी सही है। जो लिस्ट हो गया यहाँ पे हाई रहता तो ये भी सही होता, क्योंकि गामा रे का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है, और कम जो होता है किसका होता है, तो अल्फा रे का होता है। तो इस तरह से मेरा आंसर जो इसमें हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट इसमें कौन सा है, तो बी है। नेक्स्ट है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना द कलर्ड ग्लास अपेयर वाइट्स इन द वेन क्रस्ट इनटू फाइन पाउडर। कह रहा है कि जब एक कलर्ड ग्लास है, जब उसको हम एक कलर ग्लास है, फिनोमेना द कलर ग्लास अपेयर वाइट, ये कलर ग्लास वाइट अपेयर करता है किसकी वजह से, जब हम क्रस्ट फाइन पाउडर में उसको क्रस्ट कर देते हैं तब वो कलर वाइट दिखता है, तो किसके कारण दिखता है, तो स्कैटरिंग की वजह से दिखता है, स्कैटरिंग की वजह से वो जो है वो वाइट दिखता है। कौन सा, कलर ग्लास, जब इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको स्कैटरिंग की वजह से ये वाइट दिखता है, दैट इज इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सबस्टेंस व्हेन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इज जनरेटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड। कह रहा है द सबस्टेंस व्हेन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इज जनरेटेड
इन द सेम डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म सेम डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, और द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में हम लोग फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप कर रहा है। किस में वो सबस्टांस कौन सा होगा, तो सबस्टांस फेरोमैग्नेटिज्म होता है। फेरोमैग्नेटिज्म सबस्टांस में जो होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, दैट इज सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन द ट्यूब लाइट ब्रेक ए क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज, जब ट्यूब लाइट को क्रैक करता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, किसके वजह से, क्यों, वही पूछ रहा है कि व्हेन ए ट्यूब लाइट ब्रेक ए क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस, एक क्रैकिंग साउंड डेवलप करता है, प्रोड्यूस होता है, किसके वजह से होता है, क्योंकि जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में जो प्रेशर होता है वो लो होता है, ट्यूबलाइट के अंदर का जो प्रेशर होता है वो लो होता है, किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में। पी एटमॉस्फेयर जो हो गया, एटमॉस्फेयर के कंपेयर में जो इनसाइड का जो प्रेशर होता है ट्यूबलाइट का इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो लो होता है, इसके वजह से ये जब क्रैक करता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो कह सकते हैं कि प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो लेस होता है, किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से, इसलिए एक साउंड डेवलप करता है, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हेन द वी स्ट्रिंग इमीडिएटली ए पास्ट ऑफ द लैम्प इज पुट ऑन द स्ट्रिंग बिकॉज, जब एक बोल रहा है कि व्हेन ए वी स्ट्रिंग इमीडिएटली ए पेस्ट, किसका पेस्ट लगाते हैं हम लोग, लाइम का, पुट ऑन द स्ट्रिंग, जहाँ पे काटा है वी वहाँ पे हम लोग एक पेस्ट लगाते हैं, किसका, लाइम का, क्यों, क्योंकि बी स्ट्रिंग कंडक्ट फॉर्मिक एसिड, सही है कि बी को जो काटता है उसमें जो लार्वा रहता है उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है, बी का डंक में जो काटता है उसकी वजह से एक फॉर्मिक एसिड रहता है, दैट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड विथ, जो न्यूट्रलाइज हो जाता है किसके कारण, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से। जो चूना लगाते हैं अगर हम उस बी के काटने की जगह पे, तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, किसकी वजह से, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से। इस वजह से इसी के कारण हम लोग बी के काटने की जगह पे बी स्ट्रिंग के पॉइंट पे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का पेस्ट यूज करते हैं, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के रेफरेंस में कौन सही है वो पूछ रहा है। तो इट इज़ फ्री फ्रॉम सोल्यूबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हार्ड वाटर जो होता है, तो हार्ड वाटर जो होता है फ्री नहीं होता, क्योंकि इसी के वजह से तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सोल्यूशन के वजह से ही तो ये हार्ड होता है। हार्ड वाटर का मेन रीज़न यही है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इस वजह से तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है इट डज नॉट गिव्स लेदर विथ सोप, जो है ये जो हार्ड वाटर होता है वो लाद को डेवलप नहीं करता, मीन्स साबुन का झाग जो होता है वो डेवलप नहीं कर पाता, जो हार्ड वाटर में होता है जो झाग डेवलप नहीं कर पाता। तो ये सही है, क्योंकि हार्ड वाटर हम लोग इसीलिए यूज नहीं करते हैं, डिटर्जेंट को हम लोग हार्ड वाटर में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में झाग डेवलप नहीं करता साबुन। तो इट डज नॉट गिव द लेदर विथ सॉप के साथ ये झाग नहीं डेवलप करता, इस वजह से। तो ये मेरा सही हो गया और ये गलत हो गया, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, पूछ रहा है कि सोल्यूशन के रेफरेंस में इसमें से कौन सा सही है। सोल्यूशन क्या होता है, किसी मान लीजिए सोल्यूशन किसको कहते हैं, जब वाटर या कोई भी लिक्विड में कोई दूसरा पार्टिकल मिलाया जाता है या दूसरा मटेरियल मिलाया जाता है तो फुल्ली तरह से घुल जाए, उसी मटेरियल को हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। जो बाकी जो बचा दो पार्टिकल या दो मिक्स मटेरियल को अगर मिक्स करते हैं, दो अलग अलग मटेरियल को मिक्स करते हैं, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाता है फुल्ली तरह से, तो उसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। यही कह रहा था पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन कैन बी सीन बाय नेक्ट ए, और सी नहीं कर सकते, कैन बी सीन बाय नेक्ट ए, नेक्ट से देख सकते उसको सोल्यूशन नहीं कहेंगे तो गलत हो गया। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन स्कैट ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, वो स्कैटर करता है जब उसमें से हम पास करते हैं लाइट पास करते हैं तो स्कैटरिंग करता है, नहीं ऐसा नहीं है। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जो सॉलिड पार्टिकल है जो इसमें हम लोग जो मिलाए हैं जो घुलाए हैं वो सेटल नहीं करे, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए चीनी और पानी का अगर घोल बनाते हैं, वाटर और शुगर का जब घोल बनाते हैं तो फुल्ली सॉल्यूशन उसी को कहते हैं जब घुल जाता है। तो उसमें देखते हैं कि जब पूरा घुलने के बाद उसका जो शुगर है वो सेटल नहीं करता, तभी उसको हम लोग फुल्ली सॉल्यूशन कहते हैं। तो यही कह रहा है ये कि द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब इसको हम लोग बिना डिस्टर्ब करे हुए सॉल्यूशन को कुछ देर छोड़ देते हैं तो उसमें जो सेटल नहीं करे सॉलिड पार्टिकल तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये मेरा एग्जैक्ट सही हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क,
बोल रहा है कि इसमें से कौन सा टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं क्रीम को सेपरेट करने के लिए, किससे? मिल्क से। मिल्क से जो सेपरेट करते हैं क्रीम को, वो कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं इसमें। इसको हिंदी में आपके अंदर बात दिखाते हैं, तो हिंदी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है बाहर की ओर एक्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एम ओमेगा स्क्वायर ए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके वजह से हम लोग क्रीम को है सेपरेट करते हैं मिल्क से। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मनी वैल्यू एन इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, दैट इज बी। हु एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो केल्विन ने दिया था। एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? केल्विन ने दिया था। नेक्स्ट है, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन इन द विजुअल रीजन ऑफ लाइट कोरस्पॉन्ड्स। द लाइन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन का ऑब्टेन किसके द्वारा? ऑब्टेन इन द विजुअल रीजन ऑफ लाइट कोरस्पॉन्डिंग टू, किसके रिस्पेक्ट में कोरस्पॉन्ड में किया था? तो बाल्मर सीरीज के रेफरेंस में किया था। बाल्मर सीरीज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, प्लास्टिक बैग कंटेनिंग पोटैटो चिप्स आर फिल्ड विथ एन एंटीऑक्सीडेंट। उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। जब चिप्स के जो पैकेट होता है उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जिसकी वजह से वो पैकेट जो है फूला हुआ प्रतीत होता है। तो उसमें कौन सा गैस रहता है? तो नाइट्रोजन एक्ट होता है, उसमें नाइट्रोजन फिल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्बसन रिएक्शन। इसमें से कौन जो कम्बसन रिएक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्बसन रिएक्शन। इसमें से कौन जो है वो कम्बसन रिएक्शन? तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल जो हो गया, एक कम्बसन रिएक्शन हो गया। इसमें पूछ रहा है कि कम्बसन रिएक्शन कौन सा है? तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट है, नासा पार्कर सोलर प्रोब। नासा पार्कर जो है एक प्रोब, क्या है ये? नासा पार्कर नासा पार्कर क्या है वो पूछ रहा है। नासा पार्कर सोलर प्रोब इस डिवाइस यूज फॉर द स्टडी, नहीं स्टडी में यूज नहीं हुआ था। इट्स द सन्स एक्सटेंडेड सोलर एटमॉस्फेयर। एक नासा के द्वारा एक बनाया गया था जो सोलर एटमॉस्फेयर में पहुंच सके। सोलर एटमॉस्फेयर में पहुंचने के लिए बनाया हुआ था नासा पार्कर सोलर प्रोब। तो रीच द सन एक्सटेंडेड सोलर एटमॉस्फेयर में पहुंचने के लिए एक सोलर पार्कर बनाया गया था नासा के द्वारा, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स फॉर द ईयर 2021 वाज गिवन। द नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में 2021 में किसको दिया गया? और पूछ रहा किस क्षेत्र में, किस गिवन बाय फिजिक्स के लिए दिया गया है, उसमें पूछ रहा है नोबेल प्राइज। तो द फॉर द वर्क ऑन इवोल्यूशन द यूनिवर्स एंड अर्थ प्लेस इन द कॉस्मोस, इसके लिए दिया गया है। जो वर्क ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ प्लेस इन द कॉस्मोस, जो इवोल्यूशन किया गया यूनिवर्स एंड अर्थ का कॉस्मोस में, उसी के लिए हम लोग इस बार 2021 में जो नोबेल प्राइज़ दिया है फिजिक्स के क्षेत्र में ये है। नेक्स्ट है, कंट्री हाईएस्ट अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है साइंस के क्षेत्र में 2001 के फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग वाज कॉन्फर्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो देवदत्त मुखोपाध्याय के लोग जो है देवदत्त मुखोपाध्याय को दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है साइंस के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, किसको दिया गया है? देवदत्त मुखोपाध्याय को दिया गया है। देवदत्त मुखोपाध्याय को दिया गया है। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार is the joint project between NASA and ISRO. It may be launched in the January 2023 for it is used in. NASA ISRO का एक combined aperture रडार, इसका नाम है निसार। ये जॉइंट प्रोजेक्ट, एक जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका? नासा और इसरो का। इट मे बी लॉन्च, जो जनवरी 2023 में लॉन्च हो रहा है, 2023 में लॉन्च हो रहा है। क्या है ये? रिमोट सेंसिंग एक प्रोजेक्ट है, रिमोट सेंसिंग प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, इन 2021 इंडियन सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इन 2021 इंडियन सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द पद्म विभूषण वाज पोस्टुमसली गिवन टू डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया है। मतलब कह रहा है कि पद्म विभूषण जो है 2021 का जो पद्म विभूषण है नरेंद्र सिंह कपानी को मिला है, वो किस एरिया से बिलोंग्स करते हैं? नरेंद्र सिंह
नरेंद्र सिंह कपानी जो है किस एरिया से बिलोंग्स करता है? तो नरेंद्र सिंह कपानी जो है इसको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स बोला जाता है, मीन्स फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड था नरेंद्र सिंह कपानी, तो इसका फाइबर ऑप्टिक्स का जनक भी बोलते हैं। तो जो दिया गया है पद्म विभूषण तो दिया है फाइबर ऑप्टिक्स के जनक जो है नरेंद्र सिंह कपानी। नेक्स्ट है रिगार्डिंग आकाश प्राइम, दैट इज ए न्यू वर्जन ऑफ आकाश प्राइम के बारे में पूछ रहा है। दैट इज ए न्यू वर्जन, क्या है ये न्यू वर्जन है किसका? आकाश मिसाइल का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से पूछ रहा है कौन सही है कौन गलत है, किसके रेफरेंस में? तो आकाश प्राइम के रेफरेंस में। इट इक्विपाइड विथ एन एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, सीकर फॉर इम्प्रूवमेंट एक्यूरेसी, सही है। इट्स रेंज कैपेबिलिटी इज ऑफ द 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, गलत है, क्योंकि इसका जो रेंज जो है इसका आकाश मिसाइल का आकाश प्राइम का वो कितना 25 टू 30 किलोमीटर, तो ये गलत हो गया। यूज ऑफ रडार सिस्टम पे यूज नहीं किया जाता है। एक आकाश मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर या सरफेस टू स्पेस मिसाइल है। तो इस तरह से मेरा ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज ये। नेक्स्ट है विच इंडियन कंपनी इज टू लॉन्च ए न्यू कोविड वैक्सीन अंडर द ब्रांड नेम ऑफ कोवोवैक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोवोवैक्स मेरा लॉन्च किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आदिन पुणे वाला इसका जो CEO थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवोवैक्स प्लस कोविडशील्ड भी इसी के द्वारा बनाया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में को इसका आदित्य पुणे वाला इसका CEO थे, इसके द्वारा कोवोवैक्स प्लस कोविडशील्ड बनाया गया था, दैट इज बी। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव कैप्चर एंड रिलीज्ड द ऑडियो फ्रॉम मार्स, इसमें से बोल रहा है कि विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो है कैप्चर किया गया फोटो है, रिलीज द ऑडियो फ्रॉम मार्स, तो मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह से जो ऑडियो आया उसको किसने रिलीज़ किया? तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो रिलीज़ किया गया, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा वो रिलीज़ किया गया, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है ए मासिव डाटा लीक हैज बीन विथस्टैंड बाय विच सोशल नेटवर्किंग, बोल रहा है कि मासिव डाटा लीक किस जो सोशल नेटवर्किंग साइट है जिससे लीक हो गया, हैज बीन विथस्टैंड बाय विच सोशल नेटवर्किंग साइट रिसेंटली, इसमें से कौन सा जो है सोशल नेटवर्किंग साइट जिससे एक डाटा जो है लीक हुआ है? तो फेसबुक से लीक हुआ था हाल फिलहाल में उस समय, तो फेसबुक रिसेंटली जो लीक हुआ है वो फेसबुक से हुआ, दैट इज डी। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न इज द नेम ऑफ विच स्पेस बॉडी दैट वाज रिसेंटली डिस्कवर एट 1500 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। यूनिकॉर्न क्या है जिसको रिसेंटली खोजा गया है, जो 1500 प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी से इसका दूरी बताया जा रहा है, पृथ्वी से इसकी जो दूरी है 1500 लाइट ईयर है। तो यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न एक ब्लैक होल है, यूनिकॉर्न एक ब्लैक होल खोजा गया है जो कि पृथ्वी से इसकी जो दूरी है 1500 प्रकाश वर्ष है, मीन्स 1500 लाइट ईयर इसकी दूरी है, दैट इज यूनिकॉर्न इज ए ब्लैक होल। What do we call a collection of two or more computer? बोल रहा है कि what do we call a collection of two या more computer are located within a limited distance, जो within a limited distance of each other and that are connected to each other directly or indirectly। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है या किसके द्वारा दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को एक लिमिटेड डिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं? तो लिमिटेड डिस्टेंस बोल रहा है, अगर इंटरनेट देखा जाए तो इसमें लिमिटेड डिस्टेंस नहीं रहता, हम लोग मानी कितने दूर तक के डिस्टेंस को हम लोग कवर कर सकते हैं, जहाँ तक इसका सर्वर काम करता है वहाँ तक हम लोग इसको कर सकते हैं, इसमें लिमिटेड नहीं आता है। तो इंटरनेट नहीं होगा तो बच्चा लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ा क्षेत्र में होता है लेकिन लिमिटेड नहीं होता। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है एक लिमिटेड एरिया कह सकते हैं, एक लिमिटेड एरिया होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम लोग यहाँ पे छोटा एरिया है जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक सर्वर में। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोडम स्टैंड फोर्स, मोडम का क्या होता है? मोडम जो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मोडम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, बोल रहा है कि व्हाट
2 we call a computer on network that request file from another computer से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्लाइंट बोलते हैं, दैट इज क्लाइंट। रोटर क्या होता है? रोटर होता है मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, मल्टीपल कनेक्टेड जो मल्टीपल डिवाइस हो गया कनेक्टेड, मल्टीपल कंप्यूटर हो गया, उसको कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से या फिर इंटरनेट के थ्रू या विदाउट इंटरनेट इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रोटर का यूज करते हैं। तो रोटर अलग चीज़ हो गया, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट कर रहा है दूसरे कंप्यूटर में करने के लिए तो कौन सा होगा? तो क्लाइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें से कौन जो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, FTP जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो STP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, दैट इज इसका आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। नेक्स्ट है HTTP बी टाइप एट द बिगिनिंग ऑफ द एनी साइट, किसी साइट एड्रेस से पहले हम लोग HTTP टाइप करते हैं। HTTP क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर स्पेस टेक्निक एंड नहीं, इसका जो मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज D। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस बाय IBM, इसमें से कौन जो है जो IBM प्रोड्यूस किया गया? तो विंडो किसके द्वारा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। डॉस किसके द्वारा है? डॉस जो है ये MS का ही है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ विंडोज़ है और डॉस है। यूनिसेफ जो है यूनिक्स जो है किसके द्वारा बनाया गया है? ये केन थॉम्सन करके है, साइंटिस्ट है केम थॉम्सन के द्वारा बनाया हुआ है। IBM का जो बना हुआ OS Y2 दिया हुआ है, OS up जो दिया हुआ है वो IBM के द्वारा, OS up to IBM के द्वारा। ये दोनों जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, यूनिक्स जो है केन थॉम्सन के द्वारा बनाया हुआ। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ये। नेक्स्ट है व्हाट इज ए स्पाइडर क्या है वो पूछ रहा है। व्हाट इज ए स्पाइडर क्या है? तो एक कंप्यूटर वायरस है, ए प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट का एक कैटलॉग है किसका? वेबसाइट का। तो ऐसे ही ये जो स्पाइडर है वो एक कैटलॉग है किसका? एक प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट, दैट इज B। नेक्स्ट ए प्रोग्राम नाइदर रिप्लिकेटेड और कॉपी इटसेल्फ बट डज नॉट डैमेज, कर रहा कि प्रोग्राम नाइदर रिप्लिकेटेड और कॉपी इटसेल्फ बट डज डैमेज और ए compromise द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर, विच कंप्यूटर वायरस इज इट? इसमें से बोल रहा है कि एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो नाइदर रिप्लिकेटेड और नॉट कॉपी इटसेल्फ, अपने आप को कॉपी नहीं करता है और नॉट रिप्लिकेटेड है, बट ये डैमेज कर सकता है कंप्यूटर को, बट डैमेज और कॉम्प्राइज द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर, डैमेज कर सकता है उसको, सिक्योरिटी को कर सकता है। उस तरह से उस वायरस को क्या कहते हैं? उस वायरस को ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ट्रोजन हॉर्स उस तरह से वायरस है जो अपने आप को कॉपी नहीं करता और सिर्फ डैमेज कर सकता है कंप्यूटर्स को। तो ट्रोजन हॉर्स इसका पूरा नाम है, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा? सर्जन कैन परफॉर्म, बोल रहा है कि सर्जन कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग, बोल रहा है कि सर्जन कैन परफॉर्म, जो सर्जन हो गया कैन परफॉर्म डेलिकेटेड ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइस थ्रू कंप्यूटर। मैनिपुलेटिंग डिवाइस है जो किससे हैंडल कर रहा है? कंप्यूटर से हैंडल किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली, हाथ से मैनुअली उसको ऑपरेट नहीं करके उसको कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहा है। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या करते हैं? तो इसी को हम लोग रोबोटिक्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोबोटिक्स कहते हैं। जो रोबोट के द्वारा ऑपरेशन हो रहा है, रोबोट्स के द्वारा उसको भी सर्जरी हो रहा है, तो उसको रोबोटिक्स कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर रोबोटिक्स हो गया। पैरेलल पोर्ट कैन बी ट्रांसफर बीट ऑफ डाटा एट ए टाइम, जो पैरेलल पोर्ट है कैन ट्रांसफर बीट ऑफ डाटा एट ए टाइम, जो बीट है कितना बीट डाटा ट्रांसफ़र करता है। पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसफ़र, जो मिनिमम बीट कितना होता है? तो मिनिमम 8 बीट जो होता है बीट ऑफ डाटा एट ए टाइम, एक बार में कितना ट्रांसफ़र कर सकता है? तो 8 बिट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, दैट इज C।
नेक्स्ट है एज पर हिस्टोरियन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। जिसमें दिया हुआ है इसमें से ड्रेनेज सिस्टम किसका ज़्यादा सबसे बेस्ट था, मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम इन द प्री हिस्टोरियन में। प्री हिस्टोरियन पीरियड में जो ड्रेनेज सिस्टम था इसमें से किसका सबसे बेस्ट था, जो इम्प्रेसिव था। तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट किसका था, तो मोहनजोदड़ो का था। मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी फेमस था। नेक्स्ट है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1909 विथ एक्टिव सपोर्ट ऑफ। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISSC बेंगलुरु, कहाँ है ये, बेंगलुरु में है। ISSC बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वाज इस्टेब्लिश्ड इन द 1909 विद एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम। तो बेंगलुरु में किसके सपोर्ट से ये बना था, तो जो बना है जमशेदजी टाटा और वहाँ उस समय जो शासक था वो कौन था, कृष्णा राजा वाडियार फोर था। वाडियार वंश का, वहाँ पे वाडियार वंश का शासक चल रहा था, उसका जो शासक था कृष्ण राजा वाडियार फोर थे। कृष्ण राजा वाडियार फोर ये कहाँ बेंगलुरु में उस समय स्टैब्लिश हुआ था। क्या इंडियन इंस्टीट्यूट IISC बेंगलुरु कब स्टैब्लिश हुआ था, 1909 में स्टैब्लिश हुआ था। जमशेदजी टाटा एंड कृष्ण राजा वाडियार फोर जो स्टैब्लिश किए थे। नेक्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला है, कब मिला था, 1921 में। फिजिक्स के में किसके कारण मिला था, किस वर्ग में मिला था, फिजिक्स के किस वर्ग में मिला था इसको, फिजिक्स के क्षेत्र में तो मिला, बस किस काम के लिए मिला था, कब मिला था, 1921 में नोबेल प्राइज रिसीव बाय एल्बर्ट आइंस्टीन इन द फिजिक्स द वर्क ऑफ स्पेस थ्योरी, रिलेटिविटी नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, मास इलेक्ट्रिक रिलेशनशिप। इसको क्या मिला था, सॉरी इसको जो एल्बर्ट आइंस्टीन है ना, एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में जो मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसको मिला था नोबेल प्राइज। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स द ईयर 1921 वाज वर्क इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था इसको नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है नील बोर्स पुट फोर्थ हिज मॉडल of the atoms in the year of 1915 which of the following statement about its model is incorrect। इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है, किसके रेफरेंस में, नील बोर के रेफरेंस में। तो नील बोर्स के रेफरेंस में इसमें से कौन गलत है वो पूछ रहा है, इसमें से कौन गलत है वो पूछ रहा है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम्स आर प्लेस्ड इन डिस्क्रिप्टिव ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन होता है इनसाइड एटम का वो प्लेस्ड करता है कहाँ, डिस्क्रिप्ट ऑर्बिट में, कॉल उसको कौन सा ऑर्बिट करते हैं, तो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो ये मेरा सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो ये मेरा सही है, ये आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू हायर लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड मूव्स टू लोअर एनर्जी लेवल बाय लॉसिंग ऑफ इमिटिंग इट एनर्जी। तो ये भी मेरा सही है। बोथ स्टार्क एंड जीमैन्स इफेक्ट कुड बी वेल एक्सप्लेन यूजिंग बोर्स थ्योरी। जो स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट जो है वेल एक्सप्लेन किया गया है बोर्स थ्योरी के द्वारा। तो ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है, दोनों जो है स्टार्क एंड जीमैन द्वारा इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर वर्क ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस सच एज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। तो ये मेरा सही है। तो और जो स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट को दोनों को कंसिडर नहीं किया गया था बोर्स थ्योरी में। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, PC हो जाएगा। Which of the following is the permanent feature of representative form government? इसमें से जो है परमानेंट फीचर कौन है, मीन्स परमानेंट कौन है गवर्नमेंट सिस्टम में। तो परमानेंट जो है वो कौन सा है, वो वोटिंग है। जो वोटिंग हो गया परमानेंट हो गया, परमानेंट फीचर हो गया, दैट इज A। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल जस्टिस। ऑल शुड हैव सेम पॉलिटिकल राइट। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, ऑल शुड हैव सेम पॉलिटिकल राइट, ऑल शुड हैव सेम इकोनॉमिक राइट, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेंस बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड। सोशल जस्टिस मीन्स सोशल जस्टिस सामाजिक क्या इसको हिंदी बोलते हैं, सामाजिक नीति है। हाँ, सोशल जस्टिस बोल रहा है, सामाजिक न्याय।
व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या कहता है कि किसी भी में मतलब किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाए, किस पे, कास्ट पे, कलर पे, क्रीड पे, सेक्स पे, जाति, धर्म, लिंग आधार पे वो भेदभाव नहीं किया जाए, यही है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। वही बोल रहा है कि व्हाट इज द मीन बाय सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, तो ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट प्रिवलेंस बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड। इसको भेदभाव को ख़त्म किया जाए, इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लोकतांत्रिक समाज किसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी किसको कहते हैं, लोकतांत्रिक समाज किसको कहते हैं। तो गवर्नमेंट इज पॉपुलरली इलेक्टेड। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज पॉपुलरली इलेक्टेड, जो जिसका गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड हो किसकी वजह से, पॉपुलेशन में वहाँ की जनता के द्वारा जो अगर इलेक्टेड होता है तो उसको डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं, मीन्स लोकतांत्रिक साम्राज्य। तो ये सही है, क्योंकि वहाँ अगर जनता किसी सरकार को चुनती है, इलेक्ट करती है, जनता वहाँ की सरकार को चूज करती है, तो इसको हम लोग लोकतंत्र ही कहते हैं, लोकतंत्र साम्राज्य। नेक्स्ट है लिबर्टी इज द गिवन द हाईएस्ट वैल्यू। जो लिबर्टी जो है, लिबर्टी को जो है वहाँ हाईएस्ट वैल्यू दिया जाता है। लिबर्टी है गिव्स हायर वैल्यू, ये भी सही है। द स्पिरिट ऑफ द इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी प्रिवेल्स। द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी जो है प्रिवेल किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ से कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, लोकतंत्र साम्राज्य है, लोकतंत्र समाज है, लोकतंत्र सरकार को बनाने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है पॉपुलरली इलेक्टेड हो, हाईएस्ट इसका लिबर्टी को हाईएस्ट वैल्यू दिया जाए, और इक्वलिटी, फर्टिलिटी एंड प्रिवेल्स हो, दैट इज 1 2 3 तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। नेक्स्ट है द 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एवरी ह्यूमन सोसाइटी मस्ट कॉन्फ्रंट द रिजॉल्व। द 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कौन कौन सा है, किसके लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, मस्ट बी कॉन्फ्रंट एंड रिजॉल्व आर। हर एक समाज के लिए, ह्यूमन के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कॉन्फर्ट रिजॉल्व करता है। उसमें कौन कौन सा 3 फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कौन कौन सा 3 प्रॉब्लम आता है, तो कौन सा होता है, व्हाट, हाउ, वेन नहीं, व्हाट, हाउ, वेयर नहीं, व्हाट होगा, हाउ होगा, और वेन नहीं, हुम होगा। व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, ये 3 जो है फंडामेंटल प्रॉब्लम है किसका, ह्यूमन सोसाइटी के लिए। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम किसका हो गया, दैट इज व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, क्या, कैसे और क्यों, किसके लिए। द टर्म रिसेशन रिफर टू, रिसेशन मीन्स होता है कोई बिजनेस, अगर रिसेशन मीन्स होता है, रिसेशन होता है कोई बिजनेस अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, मीन नॉट सक्सेसफुल एनी बिजनेस, नॉट सक्सेसफुल एनी बिजनेस, कोई बिजनेस या इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं करता, तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं उसको। तो रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन रिफर टू, रिसेशन में होता है हाई एम्प्लॉयमेंट नहीं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ना, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है फेल कर जाता है, जब कोई बिजनेस फेल कर जाता है या सक्सेस नहीं करता, नॉट सक्सेस, तब उसका टर्म को क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। तो रिसेशन के टाइम पे क्या होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, मीन्स हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इसका रिसेशन होगा। नेक्स्ट है द अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस का मेन गोल क्या है, अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक साइंस का क्या है मेन गोल, इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल। सही है, इकोनॉमिक साइंस का मेन गोल जो है, मेन एम जो होता है किसका, इकोनॉमिक साइंस का, अल्टीमेट बोल रहा है, अल्टीमेट गोल किसका, इकोनॉमिक साइंस का, तो क्या होता है, इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल को जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना इसका मेन गोल होता है। मेन गोल क्या होता है इकोनॉमिक साइंस का, तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल इज इम्प्रूव, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल, दैट इज ए। नेक्स्ट नहीं 50 क्वेश्चन हो गया। ये जीएस मीन्स जनरल स्टडी का पेपर था किसका, एक 2019 का बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, मार्च 2022 में। ये पेपर जनरल स्टडी का था, जो आने वाले जो बीपीएससी का जो पेपर है 7-20 और 3-20, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये।
आगे वाला जो पेपर है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, प्रीवियस ईयर भी होगा, इससे कॉन्सेप्ट पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं ताकि आने वाला जो पेपर है उसमें इसका बेनिफिट हो सके। तो ये जीएस का पेपर था। आगे का जो और पेपर है उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं इसके साथ, और बाकी जितना भी रेस्ट पेपर है प्रीवियस ईयर बीपीएससी का वो सारा हम लोग सोल्व करके इसमें ऐड करेंगे। जितना भी अभी तक बीपीएससी में एग्ज़ाम लिया है टेक्निकल का, असिस्टेंट इंजीनियर का, सिविल का, वो सारा इसको हम लोग सोल्व करेंगे।